1944 में बैटल ऑफ द बुल्स के दौरान जर्मन सैनिकों ने खुद को मित्र सैनिकों के रूप में छुपा लिया था। कम ही लोग जानते हैं कि एक विशेष इकाई के कारनामे जिसने अपने दुश्मनों की नाक के नीचे गुप्त ऑपरेशन किए, अबवेयर यानी जर्मन इंटेलिजेंस सर्विस का हिस्सा रही। यह विशेष इकाई दुश्मन की सीमा के पीछे जाकर रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का काम करती थी, उस ब्लिट्जक्रिग के लिए तैयार जो अनिवार्य रूप से आने वाली थी। पश्चिमी यूरोप और रूस दोनों पर आक्रमण के केंद्र में ब्रैंडेनबर्गर्स थे, जो जर्मनी के गुप्त योद्धा थे। वॉर सॉन्ग ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रथम विश्व युद्ध में जनरल पॉल वॉन लेटो वॉरबेक ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका अभियान का नेतृत्व किया। लेटो वॉरबेक ने मित्र सेनाओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया और इसी तरह टी.आई. लॉरेंस ने भी अरब में तुर्कों के खिलाफ वही रणनीति बहुत सफलतापूर्वक अपनाई थी। सितंबर 1939 में पोलिश अभियान के दौरान OKW या ओबर कमांडर डे वेयरमास्ट या सशस्त्र बलों की उच्च कमान ने पोलिश भाषा बोलने वाली एबिंगहाउस बटालियन का गठन किया। सीमा पर शुरुआती कार्रवाइयों के दौरान इन लोगों को नागरिक कपड़ों में गैर मानक मिशनों पर भेजा गया था। मूल रूप से उन्हें दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश करना था और रणनीतिक स्थानों जैसे सड़कों और पुलों को सुरक्षित करना था ताकि जर्मन सेना की प्रगति को तेज किया जा सके। आमतौर पर दुश्मन की पंक्तियों में अव्यवस्था फैलाना या बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रोकना था। लेफ्टिनेंट हेम्स अल्ब्रेक्ट हर्जनर के नेतृत्व में इस समूह को भेजा गया था। मोस्ती स्टेशन पर कब्जा करना था, जो जबलून कोव पास के नीचे सुरंग को उड़ाकर और वहां स्थित विस्फोटक उपकरण को नष्ट करके किया जाना था। उसके बाद सुरंग पर कब्जा करना था और विस्फोटक चार्ज को हटाना था। एबिंगहाउजर परिवार ने 26 अगस्त 1939 को सफलतापूर्वक सीमा पार की और मोस्ती रेलवे स्टेशन पर कब्जा कर लिया। हर्जनर को यह नहीं पता था कि हिटलर ने आक्रमण स्थगित कर दिया, क्योंकि वह अबवेयर से संपर्क में नहीं था। हर कमांडो यूनिट को आदेश की जानकारी थी, सिवाय उसकी यूनिट के। अगले दिन सुबह हर्जनर को स्थिति बताई गई और उसे लौटने का आदेश मिला। अपने पोलिश कैदियों को रिहा करने के बाद जब पोलैंड पर असली आक्रमण शुरू हुआ, एबिंगहाउजर ने बड़ी सफलता पाई। पुल पटरियां उड़ाईं, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख जंक्शनों को नुकसान पहुंचाया और अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य सुरक्षित किए। हालांकि यह यूनिट कई अत्याचारों के लिए भी जिम्मेदार थी, जिसमें कैदियों की यातना और सामूहिक हत्याएं शामिल थीं। 1 महीने बाद पोलैंड की लड़ाई खत्म हो गई। जर्मनी और सोवियत संघ ने देश पर कब्जा कर उसे बांट लिया। हालांकि रणनीतिक सफलताओं के बावजूद एबिंगहाउस बटालियन को भारी क्षति हुई और इतनी नागरिक हत्याएं की कि उनकी असामान्य विधियां प्रशियन हाई कमांड को भी अस्वीकार्य लगीं और उस यूनिट को भंग कर दिया गया। हालांकि अक्टूबर 1939 में एडमिरल विल्हेम कैनारिस ने ओबर कमांडो दर वेयरमाख्ट को अपनी अबवेयर कमान के तहत खुफिया समूह बनाने के लिए मना लिया। कैप्टन थियोडोर गॉटलीब वॉन हिप्पेल, जो कैनारिस के अधिकारियों में से एक थे, ने पूर्वी अफ्रीकी थिएटर में लेटो वॉरबेक के अधीन सेवा की थी और उनकी गुरिल्ला रणनीतियों के समर्थक बन गए थे। हिप्पेल ने प्रस्ताव दिया कि एक छोटी मनोवैज्ञानिक युद्ध में प्रशिक्षित और कई विदेशी भाषाओं में निपुण लड़ाकू इकाई दुश्मन की पंक्तियों के पीछे गुप्त मिशन अंजाम देकर उनकी कमान, संचार और लॉजिस्टिक संचालन में अराजकता फैला सकती है। हिप्पेल को पश्चिम के लिए तोड़फोड़ कंपनी बनाने का निर्देश मिला और कैनारिस ने उन्हें एबिंगहाउजर्स के आधार पर इकाई बनाने की अनुमति दी। लहरुंड बाउ कंपनी का गठन 25 अक्टूबर 1939 को अबवेयर का हिस्सा के रूप में किया गया था। भर्ती किए गए लोग हाइनरिक हिमलर की एसएस में जर्मनिक मास्टर रेस के उबेरमेंश का प्रतिनिधित्व करने वालों के बिल्कुल विपरीत थे।
हिप्पेल आर्य वंशावली की बजाय पोल्स और स्लाव्स जैसे अन्य जातीय समूहों के लोगों को चाहता था जो जर्मनी के लिए लड़े। लेखक डेविड हिगिंस के अनुसार उम्मीदवारों को प्रेरित, साहसी, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए था और उनमें तात्कालिकता, निशानेबाजी, आत्मनियंत्रण, विदेशी रीति रिवाज और संस्कृतियों की समझ होनी चाहिए थी। साथ ही कम से कम एक अतिरिक्त भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए था। उद्धरण समाप्त। यह यूनिट स्टेंडाल शहर की ब्रांडेनबर्ग बैरकों में चली गई। 3 महीनों में कंपनी का विस्तार हुआ और नाम बदलकर बटालियन ब्रांडेनबर्ग रखा गया। इन लोगों को ब्रांडेनबर्गर्स के नाम से जाना जाने लगा और इन्हें 5 हिस्सों में बांट दिया गया। गुप्त खुफिया सेवा, काउंटर इंटेलिजेंस, सुरक्षा, तोड़फोड़, काउंटर तोड़फोड़ और विशेष ड्यूटी। घुसपैठ करने के लिए ब्रांडेनबर्गर्स ने अपनी जर्मन सैन्य वर्दी के ऊपर दुश्मन की वर्दी पहन ली थी। इस तरह अगर वे पकड़े जाते और उनकी वेशभूषा हटाई जाती तो उम्मीद थी कि उन्हें जासूस समझकर गोली मारने के बजाय युद्धबंदी के रूप में व्यवहार किया जाएगा। इसके बावजूद बटालियन का हर सदस्य स्वयं सेवक होना जरूरी था, क्योंकि गुप्त अभियानों में पकड़े जाने पर उनके मारे जाने की संभावना थी। दुश्मन की वर्दियां कई तरीकों से मिलती थीं, जैसे 1939-1940 के शीतकालीन युद्ध में पकड़े गए सोवियत सैनिकों से, या डच वर्दियां दुकानों से सेकेंड हैंड खरीदी जाती थीं। कभी कभी ब्रांडेनबर्गर सैनिक अर्ध छलावरण में छिपे होते थे, जैसे हेलमेट और ओवरकोट पहनकर। अन्य समयों में जब और गहरी चालबाजी की जरूरत होती थी तो वे लोग पूरी छलावरण वर्दी, वाल्टारनुंग, यानी दुश्मन की सैन्य वर्दी का पूरा सेट पहनते थे। ब्रांडेनबर्गर सैनिकों ने फालगेल्बे के दौरान दुश्मन की वर्दी पहनकर बड़े पैमाने पर हमला किया था। छोटे दल 8 मई 1940 को बेनेलक्स में घुसे, जो असली हमले से 2 रात पहले था। नक्शे बनाने, तस्वीरें खींचने, सेकेंड हैंड वर्दियां खरीदने और नाजी समर्थकों से संपर्क करने के लिए। 2 दिन बाद सुबह से ठीक पहले, आक्रमण शुरू होने के 10 मिनट पहले, 6 लोगों की कमांडो टीम, जो डच सैन्य पुलिस के रूप में भेष में थी, जर्मन कैदियों के एक समूह को डच शहर जेनेव के रेलवे पुल तक ले गई। वे 4 डच संतरी के पास से शांति से गुजरे, जिन्हें सैन्य पुलिस का समर्थन लगा, पर उन्हें तुरंत पकड़कर बाहर कर दिया गया। फिर डेटोनेटरों को जल्दी से निष्क्रिय कर दिया गया और उस सफलता ने 9वीं पेंजर डिवीजन को तेजी से आगे बढ़ने और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कब्जा करने की अनुमति दी। प्रथम विश्व युद्ध में बेल्जियम ने बाढ़ से जर्मन प्रगति रोकी थी, लेकिन अब जर्मन हमले ने हॉलैंड पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। यह बहुत जरूरी था कि यह रुकावट फिर से न हो। ऑस्टेंड न्यूपोर्ट सड़क के साथ पंप हाउस थे, जो नदी के दक्षिण में पानी को नियंत्रित करते थे। ईसा में करीब दर्जन भर ब्रांडेनबर्गर्स इस बार बेल्जियम सेना की ग्रेट कोर्ट्स में गेंट से भेजे गए थे, ताकि वे दक्षिणी किनारे पर सड़क पुल के पास पंप हाउस पर कब्जा कर सकें। बेल्जियम अधिकारी से सुनकर कि ब्रिटिश लोग अब न्यूपोर्ट पुल नियंत्रित कर रहे हैं और बेल्जियम आत्मसमर्पण के करीब है, कमांडो को पता था कि उनके पास समय बर्बाद करने का मौका नहीं है। संभावना थी कि ब्रिटिश लोग पुल को उड़ा देंगे और स्लुइस गेट्स को नष्ट कर देंगे, ताकि वे डनकिर्क से अपनी निकासी में सहायता कर सके, जो अभी अभी कुछ मील दूर तट के साथ शुरू हुई थी। शरणार्थियों की कतारों के बीच लड़ते हुए ब्रांडेनबर्ग यूनिट लगभग 1900 घंटे पर अपने लक्ष्य तक पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उन पर गोलीबारी शुरू हो गई। आदमी छिप गए और अपनी बेल्जियम वर्दी उतार दी। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 कमांडो आगे रेंगते हुए गए। धीरे धीरे जो भी विस्फोटक चार्ज उन्हें मिले उन्हें हटाते गए, और हर बार जब तेज स्पॉटलाइट उनकी दिशा में चमकती तो वे वहीं रुक जाते। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे, उनके साथियों ने पुल पर धावा बोला। गोलाबारी हुई, ब्रिटिश सैनिकों को पीछे हटाया और पंप हाउस व पुल पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी यूरोप पर प्रारंभिक आक्रमण के दौरान ब्रांडेनबर्गर्स 61 में से 70 लक्ष्यों को सुरक्षित करने और फिर पीछे आ रही इकाइयों को सौंपने में सक्षम रहे थे। अबवेहर प्रमुख विल्हेल्म कानारिस बेल्जियम और नीदरलैंड्स में उनकी उपलब्धियों से बेहद खुश थे। मई 1940 के अंत में हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ
विलियम केटेल ने कानारिस को संदेश भेजकर उनकी टुकड़ियों की शानदार लड़ाई की सराहना की। ब्रांडेनबर्गर्स को ज्यादा मान्यता मिली जब हिटलर ने इसमें शामिल 3/4 सैनिकों को आयरन क्रॉस प्रशंसा पत्र दिए। हिप्पेल्ड के एक सैनिक को तो नाइट्स क्रॉस तक दिया गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सैन्य और अर्धसैनिक नाजी बलों के लिए सबसे ऊंचे पुरस्कारों में से एक था। उस साल अक्टूबर तक ब्रांडेनबर्गर्स एक पूरी रेजिमेंट आकार की इकाई बन चुके थे। जून 1941 में पश्चिमी महाद्वीपीय यूरोप सुरक्षित मानने के बाद हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा शुरू किया। उसका इरादा रूस को एक ही झटके में हरा देने का था। सर्दी युद्ध के समय सोवियत सैन्य भंडार जब्त हुआ था। इन सामानों में वर्दियां, टोपी, भारी कोट, हथियार और यहां तक कि मोटरसाइकिलें और ट्रक भी शामिल थे। 1942 की गर्मियों में पूरा ब्रांडेनबर्ग रेजिमेंट यूक्रेन भेजा गया था ताकि जर्मन सेना की स्टालिनग्राद और काकेशस की ओर बढ़त का समर्थन हो सके। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पश्चिम में किया था, भेष बदलकर ब्रांडेनबर्गर सबसे पहले सीमा पार करने वाले थे। वहां उन्होंने यूक्रेनी और बेलारूसी मित्रों से संपर्क किया जो सोवियत कब्जाधारियों के खिलाफ लड़ रहे थे। वे दर्जनों गुप्त अभियानों में शामिल थे जिनका मकसद टेलीफोन टेलीग्राफ तारें काटना और जरूरी ठिकानों पर कब्जा कर ब्लिट्जक्रिग तेज करना था। अपनी वर्दी के ऊपर रेड आर्मी की कोट पहनकर और एक कमांडो के नेतृत्व में जो धारा प्रवाह रूसी बोलता था, ब्रांडेनबर्गर्स की हर टुकड़ी पर जबरदस्त दबाव था, क्योंकि सीमा रक्षक किसी भी जर्मन हमले के लिए बेहद सतर्क थे और उन लोगों को उस रात के लिए किसी भी सोवियत पासवर्ड का कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें यह भी आदेश दिया गया था कि मुख्य हमला शुरू होने तक किसी भी परिस्थिति में गोलीबारी न करें। इसलिए उनका एकमात्र विकल्प था कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बातचीत करके निकलने की कोशिश करें या आखिरी उपाय के तौर पर भाग जाए। ब्रांडेनबर्गर एड्रियन वॉन वोल्करसाम के नेतृत्व में और नफरत किए जाने वाले एनकेवीडी के लोगों के वेश में किसी भी अन्य जर्मन कंपनी से कहीं आगे दुश्मन की सीमा में घुसने में सक्षम थे। सोवियत गुप्त पुलिस, जिसमें सुडेटन और बाल्टिक जर्मनों से बने 62 ब्रांडेनबर्गर की एक टुकड़ी थी, अंदर गई। उन्हें मायकोव के अहम तेल क्षेत्रों पर कब्जा कर सुरक्षित करने का आदेश था। रेड आर्मी के ट्रक चलाकर कंपनी ने सोवियत मोर्चा पार किया और दुश्मन इलाके में आगे बढ़ गई। जब उन लोगों का सामना सोवियत सैनिकों के एक बड़े समूह से हुआ जो लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे थे, तो वोल्करसम ने उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए मना लिया और उन्हें वापस मोर्चे पर भेज दिया। रूसी सैनिकों को छुपाव बनाकर ब्रांडेनबर्गर्स सोवियत मोर्चे के चारों ओर आसानी से घूम सके। उन्नीस में पोलैंड पर हमले से 1943 के मध्य तक ब्रांडेनबर्गर्स ने पूरे यूरोप में अभियान चलाए, क्योंकि कंपनी की अधिकतर युद्ध डायरी और रिपोर्टें युद्ध के दौरान नष्ट हो गई थीं। इस यूनिट की प्रसिद्ध कारनामों से जुड़ा बहुत सा सबूत अविश्वसनीय, अधूरा और अक्सर विरोधाभासी है, लेकिन इतना डेटा जरूर है जिससे यह पता चलता है कि ब्रांडेनबर्गर्स ने नाजी युद्ध मशीन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ऐसा योगदान जो बटालियन के आकार की तुलना में बिल्कुल असमानुपातिक था। आखिरकार ब्रांडेनबर्गर्स का अंत नाजी सत्ता की राजनीति और अबवेहर और एसएस के बीच की प्रतिद्वंद्विता ने किया। अप्रैल 1943 में एसएस ने फ्राइडेनथालर हंटर ग्रुप्स नामक छोटी छोटी इकाइयां बनाई जो वफेन एसएस के कप्तान ओटो स्कोर्जेनी के नेतृत्व में थीं। हालांकि यह इकाई नई थी, हिमलर ने हिटलर को मना लिया कि फ्राइडेनथालर्स को ग्रैंड सासो में बंदी इल ड्यूस बेनिटो मुसोलिनी को साहसिक ढंग से बचाने का अहम मिशन सौंपा जाए। उनकी सफलता का मतलब ब्रांडेनबर्गर्स का अंत था और उन्हें अबवेहर से हटाकर सशस्त्र बलों के उच्च कमान के अधीन कर दिया गया। 1944 की शरद तक ब्रांडेनबर्गर्स ने बाल्कन में विरोधी पक्षकारों के खिलाफ कार्रवाई की। ब्रांडेनबर्गर्स के सामान्य सेनादल बनने पर उनकी जगह फ्रीडेंथालर्स ने ली। सितंबर 1944 में इस यूनिट को पेंजर ग्रेनेडियर डिवीजन ब्रांडेनबर्ग के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया और वे सभी 900 सैनिक अधिकारी और एनसीओ जो कभी गुप्त कमांडो युद्ध में विशेषज्ञ थे, उन्हें एसएस जगफरबैंड यूनिट्स में स्थानांतरित कर दिया गया।